जब हम नदियों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? नक्शे पर बनी एक लकीर, है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। हर नदी के अंदर विज्ञान, इतिहास और यहाँ तक कि संघर्ष की भी न जाने कितनी ही अनसुनी कहानियां छिपी होती हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या ये हो सकता है कि कोई नदी उन पहाड़ों से भी पुरानी हो जिन्हें वो आज काटती हुई बह रही है? मतलब नदी पहले थी और पहाड़ बाद में आए। अजीब लगता है ना? अच्छा, एक और सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नदी अपने ही लाए हुए मलबे से अपना ही रास्ता बंद कर दे और फिर जब पानी रुक जाए तो वो सब कुछ तोड़कर एक नया रास्ता बना ले और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दे? तो आज हम भारत की कुछ ऐसी ही अनोखी नदियों के पीछे छुपे क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो चलती फिरती जीती जागती भौगोलिक पहेलियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है सतलुज नदी की। एक ऐसी नदी जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। तो सबसे बड़ी पहेली यही है, एक नदी हिमालय जैसी विशाल, दुनिया की सबसे मजबूत पर्वत श्रृंखला को कैसे हरा सकती है, कैसे काट सकती है? मतलब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि पहाड़ नदी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, सही है ना? इसका जवाब एक ज्योग्राफिकल टर्म में छिपा है, एंटीसीडेंट रिवर, या जिसे हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी नदी जो उस जगह पर पहाड़ों के बनने से भी पहले से बह रही थी। तो पॉइंट ये है कि नदी ने आकर पहाड़ को नहीं काटा। तो सवाल ये है कि फिर हुआ क्या? कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले सतलुज एक सपाट मैदान पर आराम से बह रही थी। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और हिमालय बहुत बहुत धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ। लेकिन नदी वो अपनी जगह से नहीं हटी, वो अपने रास्ते पर अड़ी रही। तो जैसे जैसे जमीन इंच दर इंच ऊपर उठती गई, नदी का जो तेज बहाव था वो उसे उसी रफ्तार से काटता गया। और नतीजा क्या हुआ? आज नदी उसी जगह पर बह रही है और पहाड़ उसके दोनों तरफ एक दीवार की तरह खड़े हो गए हैं और बीच में बन गई है गहरी, बहुत ही शानदार खाई। तो ये तो थी सतलुज की कहानी जो अपनी जगह पर अड़ी रही। अब चलते हैं एक ऐसी नदी की तरफ जो ठीक इसके उलट है। एक ऐसी नदी जो अपना रास्ता बदलने के लिए कह सकते हैं बदनाम है। हम बात कर रहे हैं कोसी नदी की। देखिए, कोसी के इस बर्ताव के पीछे सीधी सादी फिजिक्स है। जब ये नदी हिमालय की खड़ी ढलानों से नीचे आती है तो पानी की स्पीड बहुत बहुत ज्यादा होती है और इस तेज रफ्तार की वजह से ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद, पत्थर, मिट्टी सब कुछ बहा कर ले आती है। लेकिन जैसे ही ये बिहार के सपाट मैदानों में पहुंचती है, ढलान तो खत्म हो जाती है और पानी की स्पीड अचानक से कम हो जाती है। अब सोचिए, पानी की स्पीड कम हो गई तो वो अपने साथ लाए भारी मलबे को आगे कैसे धकेलेगी? वो नहीं धकेल पाती। तो सारा मलबा, सारी गाद वहीं जमने लगती है। धीरे धीरे ये इतना जमा हो जाता है कि नदी का अपना ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब पीछे से तो पानी का सैलाब आ ही रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो पानी इस ब्लॉक को तोड़कर एक नया आसान रास्ता ढूंढता है। और बस यही वजह है अचानक आने वाली भयानक बाढ़ की। और इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अभी तक हमने प्राकृतिक घटनाओं की बात की, पर अब हम बात करेंगे एक मानव निर्मित संकट की। हमारी अगली कहानी दामोदर नदी की है, जो आज एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी बन चुकी है। ये बात सुनने में ही बहुत अजीब लगती है ना? एक जैविक मरुस्थल। मरुस्थल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रेत, सूखा, पानी की कमी। तो फिर एक नदी जिसमें लबालब पानी भरा हो, वो एक मरुस्थल कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात जानना जरूरी है। दामोदर नदी एक खास तरह की घाटी से बहती है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये घाटी नदी ने नहीं बनाई, बल्कि ये जमीन के धंसने से बनी एक खाई है। नदी तो बस उस बने बनाए रास्ते पर बह रही है। तो जैविक मरुस्थल का मतलब पानी की कमी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस पानी में जीवन की कमी। मतलब प्रदूषण की वजह से पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और अब उस पानी में कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता। और ये त्रासदी रातों रात नहीं हुई। हुआ ये कि दशकों तक फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला कचरा
और कोयले की राख सीधे दामोदर में डाली जाती रही। अब इस कचरे को डिकम्पोज करने के लिए पानी में बैक्टीरिया की संख्या बेतहाशा बढ़ गई, और इन बैक्टीरिया को ये काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो उन्होंने पानी में घुली हुई सारी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली। नतीजा, ऑक्सीजन खत्म और पानी में मौजूद मछलियां, पौधे, हर तरह का जीवन, सबका दम घुट गया। नदी तो आज भी बह रही है, पर अब वो सिर्फ एक मुर्दा पानी का बहाव बनकर रह गई है। चलिए अब एक और विरोधाभास की बात करते हैं। ये कहानी है ऊंचे हिमालय में बहने वाली श्योक नदी की। इस नदी का जो पुराना नाम है वही इसके बारे में सब कुछ बता देता है। इसे कहते थे मृत्यु की नदी। तो सवाल यही है, अगर ये मृत्यु की नदी थी, इतनी खतरनाक थी, तो फिर सदियों तक व्यापारी अपनी जान और अपना कीमती सामान दांव पर लगाकर इसी रास्ते से क्यों गुजरते थे? क्या कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था? जवाब है नहीं, कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। उस इलाके की ज्योग्राफी ही ऐसी है। काराकोरम के पहाड़ इतने ऊंचे और दुर्गम थे कि उन्हें पार करना नामुमकिन था। तो श्योक नदी ने ही एक नेचुरल इंजीनियर का काम किया और पहाड़ों के बीच से गुजरने के लिए एक घाटी बना दी। हाँ, ये रास्ता जानलेवा था। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने से अचानक बाढ़ आ जाती थी और सर्दियों में जमी हुई नदी को पार करना मौत को दावत देने जैसा था। पर यह सबसे खतरनाक रास्ता होने के साथ साथ इकलौता रास्ता भी था। और अब हमारी आखिरी कहानी, एक ऐसी नदी की जो अपना सफर पूरा करने से पहले ही एक रहस्य की तरह गायब हो जाती है। ये कहानी है लूनी नदी की। इस अजीब घटना को समझाने के लिए एक ज्योग्राफिकल टर्म है, इनलैंड ड्रेनेज। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जहां नदी समुद्र तक पहुंची ही नहीं पाती, बल्कि उससे पहले ही जमीन में कहीं खो जाती है। तो सवाल यह है कि लूनी नदी जाती कहाँ है? असल में इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो ये कि ये राजस्थान के बहुत गर्म और सूखे इलाके से बहती है, तो इसका काफ़ी सारा पानी तो भाप बनकर ही उड़ जाता है। और फिर ये पहुंचती है कच्छ के रण में, जो एक बहुत बड़ा रेतीला नमक का दलदल है। यहाँ की ज़मीन एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है। वो नदी के बचे खुचे पानी को भी पूरा का पूरा सोख लेती है, और बस नदी का सफ़र अरब सागर तक पहुंचने से पहले ही ज़मीन में ही खत्म हो जाता है। तो सतलुज के चट्टानी इरादों से लेकर कोसी की तबाही तक, दामोदर की मानव निर्मित त्रासदी से लेकर लूनी के रहस्यमयी अंत तक, ये कहानियां हमें बताती हैं कि भूगोल सिर्फ किताबों में लिखे हुए फैक्ट्स नहीं हैं। ये तो शक्ति, समय और संघर्ष की जीती जागती कहानियां हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी इस दुनिया में हमारे चारों ओर न जाने और कितनी ऐसी ही अनसुनी कहानियां हैं जो बस समझे जाने का इंतजार कर रही हैं।